नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर की। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। एक वीक का करंट अफेयर हमेशा आपको डेली संडे मिलता है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो साइंस एंड टेक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अदर करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे जो बाकी टीचर्स आपके डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि ISGS फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपका 28 नवंबर से 11:30 बजे शुरू हो रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास न्यू बैच फ्रेश बैच है। बाकी ये सारे आपके रनिंग बैच हैं जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुए हैं और ये आपका फर्स्ट बैच होने वाला है। तो जिनको भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए वो नीचे नंबर दिया था 9555124124, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले संचार उपग्रह GSAT-20 जो लॉन्च किया गया है हाल ही में, उसके बारे में। दूसरा है एवियन बोटुलिज्म, इसको जानेंगे आखिर क्या है। फिर हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल हमारा फोम विकसित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको भारत सरकार ने सफल इसका परीक्षण किया है DRDO ने, उसके बारे में बात करेंगे। और वन डे वन जीनोम पहल आखिर क्या है जो आपकी हाल ही में शुरू करी गई है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे हम संचार उपग्रह GSAT-20 से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से, जो एलन मस्क का है SpaceX, तो भारत ने एलन मस्क की सहायता ली और इनका था Falcon 9 रॉकेट। इससे हमारा जो GSAT-20 उपग्रह है, संचार उपग्रह है, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया है और ये जो उपग्रह था इसका वजन था 4700 किलोग्राम। अच्छा, यहीं से आपको मिल जाएगा कि भाई क्यों जरूरत पड़ी SpaceX के रॉकेट Falcon 9 की, क्योंकि हमारे पास जो रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीलर है मार्क थी, वो अधिकतम सिर्फ 4000 से 4100 का किलोग्राम का वजन जो है उसको ही सहन कर सकता है। इतने ही वो संचार के उपग्रह जो है वो लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसका वजन था ज्यादा। रूस बिजी है इस टाइम युद्ध में, तो उसकी सहायता हम ले नहीं सकते थे। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचे थे एलन मस्क, और इनके पास रॉकेट था Falcon 9, क्योंकि वो ये भार सह सकता था, इसीलिए हमने इनकी सहायता ली। ठीक है, ये भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था और इसीलिए SpaceX द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये क्या करेगा GSAT-20, जैसे कि आपको पता चला ये संचार उपग्रह। अभी तक हम जम्मू कश्मीर जाते थे, लद्दाख जाते थे, हमें सिम चेंज करना पड़ता था। क्यों? नेटवर्क इशू होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी। अब ये जो GSAT-20 लॉन्च किया गया है, इससे शायद अब हमें सिम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर या लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि ये सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर बेहतर संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के नेविगेशन में भी हमें यहाँ पर सुविधा मिलेगी और बहुत सारी चीजों में जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो भी हमें उपलब्ध करवाने वाला है। तो ये क्या है? एक संचार उपग्रह, इसीलिए है ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला है। GSAT-N2 बोलते हैं और GSAT-20 भी बोलते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही इसी के नाम है। सैटेलाइट दूर दराज के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा यात्री विमानों को उड़ान के लिए इंटरनेट प्रदान करेगा। इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया, यानी कि 14 साल ये सेवा देगा भाई भारत को। और ये उपग्रह 32 उपयोगकर्ता बीम से सुसज्जित है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 संकीर्ण स्पॉट शामिल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों को अच्छा बेहतर इंटरनेट कनेक्शन देंगे, ब्रॉडबैंड देंगे। और पूरे भारत में बात करें तो 24 विस्तृत स्पॉट बीम इसमें लगाए गए हैं। इसमें 32 बीम को भारत की मुख्य भूमि में स्थित हब स्टेशनों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ये देश की ब्रॉडबैंड, इन फ्लाइट, समुद्री दूरसंचार कनेक्टिविटी जो होती है उनमें सहायता करने वाली है। और इस सैटेलाइट में KA बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सी बैंड्स लगी है? अच्छा, जब भी हम फोन लेते हैं तो वहां पर आपके कुछ बैंड्स होते हैं, तो कहा जाता है ना इस फोन की ये बैंडविड्थ है। इसका मतलब अगर हम कोठरी में भी बैठे तो भी नेटवर्क आ रहा होगा। तो इसमें KA बैंडविड्थ है, जो कि अगर मान लीजिए जो स्ट्रेंथन होता है नेटवर्क का, वो ये बहुत अच्छे से करेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एवियन बोटुलिज्म, ये क्या है? एक तरीके का ये ना एक रोग है जो कि सांभर झील में फैला हुआ है, जिससे 600 प्रवासी पक्षी आपके मर गए हैं। ठीक, अब ये होता कैसे है, क्या इसके कारण है, चलिए देख लेते हैं। तो एवियन बोटुलिज्म बोटॉक्स से होने वाला तंत्रिका तंत्र संबंधी एक रोग हो जाता है। ये क्या है? एक प्राकृतिक विष कहते हैं हम इसको, बोटॉक्स। बोटॉक्स वो नहीं जो फेस पे करवाया जाता है। बोटॉक्स आपके 3 टाइप का होता है, 3। ये एक तरीके का माना जाता है कि प्राकृतिक विष है। ठीक, जो आपके कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बोटॉक्स पक्षियों, विशेषकर जो जलीय पक्षी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और तथा मनुष्य, दोनों को ही ये प्रभावित कर सकता है। ये विष आपके लगभग 8 प्रकार के होते हैं। बोटॉक्स सी पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो पक्षियों में पक्षघात का कारण बनता है, यानी कि उनके
पैरालाइज हो जाते हैं, चल नहीं पाते, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, किंतु प्रभावित पक्षियों को यदि हम अलग रखेंगे तो बचे हुए पक्षी बच जाएंगे। इसका बस यही एक जो कहते हैं ना कि हम सावधानी इसमें बरत सकते हैं। उपेक्षाकृत उच्च तापमान, निम्न ऑक्सीजन स्तर और कार्बनिक पोषक तत्वों की प्रचुरता जैसी स्थिति में पक्षियों में इस महामारी के प्रकोप में योगदान कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में बात करें तो ये सामान्यतः आपको मृदा, नदी और समुद्री जल में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति स्थितियां अनुकूल होती हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर ये ज्यादा उत्पन्न होंगे। अम्लीय परिस्थितियों में यह वृद्धि नहीं कर पाता है। ये जीवाणु बीजाणु आर्द्रभूमि तलछट में व्यापक रूप से फैले होते हैं और अधिकांश आर्द्रभूमि आवासों में आपके कीड़े, मोलस्क, क्रुटेशियन जैसे अकशेरुकी और स्वस्थ पक्षी होते हैं, इनके सहित कई कशेरुकी में भी ये पाया जाता है। यानी कि किसी में एक कोशिका है उसमें भी मिलेगा, जिसमें अन्य कोशिकाएं हैं उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म के प्रसार का कारण क्या है? तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार सांभर झील उसके आसपास के क्षेत्र का जो तापमान है वो औसत से अधिक रह गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। और नमक जो है, नमक की झील है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर इसके लिए अक्टूबर वर्ष में कमी के कारण इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर कम होगा तो इनको अनुकूल स्थितियां मिल जाती हैं उत्पन्न होने की। इस वजह से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार झील में पानी की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन से प्रकोप शुरू हो जाता है, जो कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। आगे बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल फोम की जो खोज की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता हैं, उन्होंने इस फोम को खोजा है। प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस और सुबोध कुमार के नेतृत्व में बनाया गया है और ये पारंपरिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री का टिकाऊ विकल्प प्रदान करेगा। जो फोम बनाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं टीवी हमारी आई है तो उसमें भाई फोम लगा हुआ है, फ्रिज आती फोम लगा होता है ताकि उनको हानि ना पहुंचे, लेकिन ये फोम क्या होता है, नष्ट नहीं होता है बहुत जल्दी। तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया भाई इस टाइप की जो फोम्स है ना, ये बायोडिग्रेडेबल हो, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। वर्तमान में वार्षिक उत्पादित 2.3 मिलियन टन प्लास्टिक फोम में से 1% से भी कम को यहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है। बाकी सभी हमारे प्रदूषण को यानी कि हमारे प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये नवाचार एवं गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को समाधान प्रदान करता है। तो इस फोम को यांत्रिक रूप से पुनः संसाधित किया जा सकता है जो इन्होंने बनाया है। ठीक है, अनुकूल इसका विलायक घोला जा सकता है, यानी कि अगर इसको डालेंगे हम तो घुल जाएगा पूरी तरीके से। ये बायोफोम 80 डिग्री सेल्सियस पर पर्यावरण के अनुकूल विलायक के संपर्क में आने से 3 घंटे के भीतर ही विघटित हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। गैर खाद्य तेलों और प्राकृतिक रूप से प्राप्त हार्डनेस से बने हैं ये। इस सामग्री में चाय की पत्तियों से निकाले गए पॉलीफिनोल आधारित हार्डनेस के साथ एपॉक्सीडाइड फैटी एसिड का उपयोग किया गया है। भारत में फोम बाजार जो है वो वर्तमान में $7.9 बिलियन है, जो कि आपका 2032 तक बताया जा रहा है कि $11.1 बिलियन हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान की, तो ये भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अग्रगण्य शिक्षा संस्थान है। स्थापना 1909 में हुई थी और ये की किसने थी? तो उद्योगपति यहाँ पे जमशेदजी नुसरावानजी टाटा थे, मैसूर शाही परिवार था और भारत सरकार, तीनों ने मिलकर के की थी। बेंगलुरु में ये आपका स्थित है। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रबंधन और अनुसंधान से जुड़े कार्य किए जाते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ये जानेंगे। तो हाल ही में भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया है भाई। इसमें और क्या चीजें हैं? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत की पहली लंबी दूरी की, और ये पहली हो जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो साउंड स्पीड से 5 गुना है। और जो इस टाइप की मिसाइल्स होती है इनको ट्रैक करना आसान नहीं होता है, यानी कि इसके रडार को नहीं पकड़ा जा सकता है और ना ही इसको ध्वस्त कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति। रडार में आएंगी नहीं तो पहले से पता नहीं चलेगा तो इस पर कोई हमला नहीं करेगा, जिससे समाप्त नहीं होगी। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। ये हवा, पानी, जमीन तीनों जगह पर दुश्मन पर हमला कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक मिसाइल गति इसकी मैक 5 से भी अधिक है और ध्वनि की चाल से 330 मीटर पर सेकंड से गुना ज्यादा है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है। स्क्रैमजेट इंजन भारत ने रूस की मदद से विकसित किया था। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल पर पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज है कि अपने टारगेट तरफ बढ़ती है और ये एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है,
अमेरिका का टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं पकड़ सकता है। तो सोचो हम कितने पावरफुल हो चुके हैं इसके बाद से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें किन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल फिलहाल चीन और रूस के पास है। वहीं भारत की तरह अमेरिका को ऑपरेशनलाइज करने में से लगा हुआ है, यानी कि बनाने में लगा हुआ है इसको। जैसे हमने अभी परीक्षण किया वैसे अमेरिका भी इसका परीक्षण कर रहा है। वन डे वन जीनोम पहल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में देखिए भारत की सूक्ष्मजीवी क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए वन डे वन जीनोम जो पहल है वो शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ने की है। इसकी शुरुआत की घोषणा 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर की गई थी। यह पहल देश में पाए जाने वाले जीवाणु की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करती है, जिसमें पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दर्शाई जाएंगी। ठीक है, सूक्ष्मजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव रासायनिक चक्रों, मिट्टी के निर्माण, खनिज शोधन, साथ ही साथ जैविक कचरे में अपघटन और मीथेन उत्पादन के लिए विषाक्त जो प्राणु हैं ये हमें सहायता करते हैं। संचयी रूप से वे हमारी पृथ्वी पर समान स्थिति को बनाए रखते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाने में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं, वे पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं और खरपतवारों तथा अवांछनीय जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। ये मानव शरीर का अपरिहार्य अंग है और मानव शरीर में मानव कोशिकाओं की संख्या की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म जीव कोशिकाएं होती हैं जो हमारे पाचन, प्रतिरक्षा और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर जिसके बारे में हमने चर्चा करी, जानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। जो भी आपके अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।